मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का हरे क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित रहेगा। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय लोगों को प्रशासन और शासन में सहभागिता प्रदान करना, उनको भी अधिकार और शक्तियां प्रदान करना, ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन शक्तियों और अधिकारों का जो है प्रयोग कर सकें। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या था, कदम था। प्रिय विद्यार्थियों, आप जो है रजिस्टर और पेन साथ में रखें और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदु साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित रूप में जो है आपके लिए ये उपयोगी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन हमारा टॉपिक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि स्थानीय जो स्वशासन है इसके दो रूप हैं। कितने रूप हैं? इसके दो रूप हैं। एक तो जो है ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण जो है स्थानीय स्वशासन, दो भागों में बांटा गया है। ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन आता है, और जो है एक आता है नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना? ये दो रूप है, एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण जो स्वशासन है इसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अभी समझिए आप, और उसके बाद में फिर जिस चार्ट जो बना रहे हैं उसको आपको चार्ट बनाना है, तो निश्चित रूप में आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, और इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के कौन से भाग में? भाग 9 में। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 243 से लेकर के और 243 ओ तक, ठीक है ना? ये इसके अनुच्छेद हैं, 243 से लेकर के 243 ओ तक। और इसके स्तरों की बात करें अपन, तो स्तरों के अंतर्गत जो है इसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। और 3 स्तरों की बात करें तो फिर जो है एक तो ग्रामीण स्तर पर या ग्राम स्तर पे जो है क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। खंड स्तर पे जो संस्था होती है वो पंचायत समिति होती है। कौन सी होती है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पे जो होती है वो जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद। ठीक है ना? तो 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हो गई? एक तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और एक जो है जिला परिषद। ठीक है ना? देखिए, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं अपन, और स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक आता है नगरीय स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, और इसका जो उल्लेख किया गया संविधान के भाग 9 में किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेदों की बात करें तो 243 से लेकर के 243 ओ तक, और ये त्रिस्तरीय है। 3 स्तर है इसके। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है ना? खंड स्तर पे पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद होती है। अब हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन की, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाएं आती है। क्या क्या आती है? नगर पालिकाएं। ठीक है? और इसमें देखिए कि ये इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है इनका उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो नगरीय स्वशासन है भाग 9 के अंतर्गत है। और आर्टिकल देखें तो 243 पी से लेकर के आर्टिकल अनुच्छेदों की बात करें तो 243 पी से लेकर के और 243 जेड और जी के अंतर्गत, जेड और जी, ठीक है, जी से लेकर के जेड तक क्या किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी के अंतर्गत इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। और इसके भी जो है मोस्टली रूप में 3 स्तर हैं। इसके जो स्तर हैं कितने हैं? 3। और 3 स्तरों की हम बात करें तो 3 स्तरों पर जो है क्या क्या? एक तो जो है नगर पालिका। कौन सी संस्था होती है? नगर पालिका। और दूसरी जो है नगर परिषद, नगर पालिका। इसके अलावा
नगर परिषद, और इसके अलावा जिला क्या सॉरी जो है नगर परिषद के जो बड़े नगर हैं वहां पे क्या होता है, नगर निगम। कौन सी संस्था, नगर निगम, ठीक है ना। तो ये भी त्रिस्तरीय, 3 स्तर है इसके मोस्टली रूप में, एक तो नगर पालिका, एक नगर परिषद और एक जो है नगर निगम। देखिए 25,000 से लेकर के और 1 लाख तक की जनसंख्या होती है वहां पे, तो क्या होती है, नगर पालिका होती है, और 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में नगर परिषद होती है, 5 लाख से ऊपर जो है वहां पे क्या होता है, नगर निगम होते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट बना लीजिए आप। देखिए स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन के 2 रूप, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय स्थानीय स्वशासन। इसमें इस ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है इसमें पंचायती राज आता है, और भाग 9 के अंतर्गत उल्लेखित है अनुच्छेद 243 2 से लेकर के 243 ओ तक। इसके 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पे पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पे क्या होती है, जिला परिषद होती है। इधर नगरीय स्वशासन में बात करते हैं, नगरीय स्थानीय स्वशासन की, तो इसमें नगर पालिकाएं हैं, भाग 9 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243 ए टू 243 जेड जी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इसके 3 स्तर, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है ना। तो चार्ट बना लीजिए, आपके लिए जो है समझने में आसानी रहेगी प्रिय विद्यार्थियों। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का जो है मेरा प्रयास रहता है, आप लोगों का और अधिक जो है मोटिवेट मिलता रहे, इसके लिए जो है मुझे और अधिक मोटिवेट करने के लिए जो है आपका लाइक और शेयर मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो ये तो आपको चार्ट बनाना है, 2 रूप, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। उसमें नगर पालिकाएं, इधर पंचायती राज, इधर भाग 9 और इधर भाग 9 का इस इधर 243 से लेकर के 243 ओ तक, और इधर 243 ई से 243 जेड जी तक, और 3 स्तर, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इधर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। अब अपन महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो है बिंदु लिखते चलेंगे। तो निश्चित रूप में जो है आने वाली जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, और जो कॉलेज विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। तो अपन महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय पहला बिंदु लिखें, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1882 में, ब्रिटिश काल में 1882 में तत्कालीन गवर्नर जनरल, 1882 में, यानी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल, आगे लिखें, तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, इनके द्वारा की गई, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई, तो ब्रिटिश शासन काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में 1882 में, कब, सन 1882 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी क्या की जाती है, डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। तो जो है नेक्स्ट बिंदु लिखिए, तो इस प्रकार से जो है स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, तो जनक कौन हुआ, लॉर्ड रिपन हुआ, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इसके साथ ही एक बात लिखिए कि आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक
किसे कहा जाता है? तो श्री राजीव गांधी को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? जो भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, कौन? राजीव गांधी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जो है इस आधुनिक पंचायती राज का जनक जो है माना जाता है। देखिए हमने अब तक दो महत्वपूर्ण बातें देखी हैं। चार्ट आपने बनाया है, चार्ट के माध्यम से आप समझने का इसे प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लिखते हैं तो लेखन में चार्ट बना करके लिखने का जो है महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप में जहां समझने का प्रयास करें चार्ट के माध्यम से। तो स्थानीय स्वशासन को हमने दो भागों में बांटा है भारत में, और दो भाग, एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था और एक ग्रामीण नगरीय स्थानीय स्वशासन था। इधर इसका जो उल्लेख किया गया था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का भाग 9 के अंतर्गत और नगरीय स्थानीय स्वशासन का भाग 9 के अंतर्गत। इधर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद जो है 243 से 243 ओ तक, और उधर नगरीय में 243 पी से लेकर के 243 जेड और जी। इधर भी 3 स्तर, इधर जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इधर नगरीय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन की जो बिगिनिंग है भारत में, जो शुरुआत है ब्रिटिश काल में 1882 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और आधुनिक पंचायती राज का जो जनक माना जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी। तो किसको माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात लिखिए आप, भारत में पंचायती राज, भारत में, नेक्स्ट बिंदु लिखें, भारत में पंचायती राज, भारत में पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक, भारत में पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक या शक्ति विकेंद्रीकरण की धारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण व शक्ति विकेंद्रीकरण की धारणा पर, शक्ति विकेंद्रीकरण की धारणा पर, विकेंद्रीकरण की धारणा पर आधारित है। शक्ति विकेंद्रीकरण की धारणा पर क्या है? आधारित है, ठीक है ना। देखिए एक तो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण में जो है निरंकुशता आने की संभावना होती है, मनमाने या स्वेच्छापूर्ण आचरण करने की संभावना होती है। इसलिए जो है शक्ति विकेंद्रीकरण को या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है अपनाया गया है। और इसमें शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब समझ सकते हैं एक व्यक्ति के हाथ में नीति होती है या एक ही संस्था के हाथ में नीति होती है तो वो शक्तियों का केंद्रीकरण कहलाता है। और ऐसी स्थिति में तानाशाही होने की क्या बढ़ जाती है? संभावना बढ़ जाती है, निरंकुशता की। तो इसको रोकने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बंटवारा होना क्या है? अति आवश्यक है। तो भारत में पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व शक्ति विकेंद्रीकरण की धारणा पर क्या है? आधारित है, ठीक है। उसके बाद में आप नोट कीजिए नेक्स्ट बिंदु, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित, गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य की धारणा, ये गांधी जी की धारणा थी, ग्राम स्वराज्य की धारणा, ठीक है ना। और इन्होंने बुक लिखी माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इनके जो बुक थे माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इसमें पंचायती राज के संदर्भ में जो है देखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, जो है कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज्य की जो धारणा है, इनके जो बुक थी माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में पंचायती राज की धारणा को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बिंदु आप नोट कीजिए और सारे बिंदु जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए, निश्चित रूप में आपके लिए उपयोगी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान कलेक्टिव करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो निश्चित रूप में जो है आप में विद्वता आती है और निश्चित रूप में आप सफलता की जो है सीढ़ियां प्राप्त करते हैं, सफलता आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बिंदु नोट कीजिए, जैसा कि गांधी जी के अनुसार, नेक्स्ट और लिखिए, संविधान के प्रारंभ में,
संविधान के, नेक्स्ट बिंदु है संविधान के प्रारंभ। संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में पंचायतों का उल्लेख। संविधान के प्रारंभ में पंचायतों का उल्लेख। संविधान के प्रारंभ में पंचायतों का जो उल्लेख है वो जो है आर्टिकल 40 में देखा जा सकता है। पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल 40 में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें देखिए कि जो 40 है और 40 से जो आता है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। जैसा डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, सरकार को मार्गदर्शन देते हैं कि सरकार इस प्रकार की पॉलिसी अपनाए, इस प्रकार की नीतियों पर चले, इस प्रकार का शासन करें ताकि जो है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। इसके लिए संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के और 51 तक किसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो अनुच्छेद जो 40 है, 40 में इस बात का जो है प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देगा। इसमें जो 40 है इसमें लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के नोट कर लीजिए कि 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। इस बात का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। डियर स्टूडेंट्स जो है राज्य, देखिए हम राज्य से संदर्भित राज्य की संकल्पना की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। और जो राज्य होता है वो जो है राज्य को जो मूर्त रूप जो प्रदान करती है वो कौन करती है, सरकार। राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा। और राज्य के प्रकटीकरण के रूप में कौन होती है, सरकार होती है। तो संविधान के प्रारंभ में पंचायतों का जो उल्लेख है आर्टिकल 40 में देखा जा सकता है 40 के अंतर्गत। और 40 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को क्या देगा, बढ़ावा देगा, ठीक है ना। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि 40 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु लिखिए आप, नेक्स्ट बिंदु लिखना आपने कि जैसे जो है आजादी के बाद, नेक्स्ट लिखे आजादी के बाद भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, अतः गांव की उन्नति और प्रगति पर देश की प्रगति क्या थी, निर्भर थी। कि जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी, जब तक गांव का जो है विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। जैसा डियर स्टूडेंट्स आगे लिखे, जैसा कि गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने लिखा है या गांधी जी ने कहा है कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में। ये किसने कहा, गांधी जी ने कहा कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और अगर गांव नष्ट होते हैं तो देश स्वतः ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये गांधी जी का कथन था। उसके बाद में जो है पंडित नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र के प्रथम पाठशाला कहा। ये लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि पंडित नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की जो है प्रथम पाठशाला किसने कहा, लॉर्ड ब्राइस ने भी, और किसने, नेहरू जी ने। और डियर स्टूडेंट्स तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है पंचायतें, क्योंकि इसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, अनुभव मिलता है, व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से सरकार का गठन करते हैं, हम किस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के निर्माण में भाग लेते हैं। तो पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा नेहरू जी ने, ठीक है। पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, ठीक है। पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा, नेहरू जी ने। और वास्तव में है भी। इसके बाद में जो है
नेक्स्ट लिखिए, गांव का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए अथवा ग्रामीण विकास हेतु 2 अक्टूबर 1952 को, नेक्स्ट लिखिए, गांव का विकास करने हेतु 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, देखिए फिर से सुनिए, गांव का विकास करने के लिए अथवा ग्रामीण विकास हेतु 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर, के एम मुंशी की सिफारिश, के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर, के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर जो है निम्न 2 योजना प्रारंभ की गई। सिफारिश के आधार पर निम्न 2 योजनाएं जो है प्रारंभ की गई, निम्न 2 योजनाएं प्रारंभ की गई। और ये जो 2 योजनाएं थी महत्वपूर्ण है, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, पहली जो योजना थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब के थे, 1952 में। एक तो ये योजना प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, और दूसरी जो योजना थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, सेकंड राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, और ये थी 1953 के, ठीक है ना, ये कब के थे, 1953 के। तो ये 2 योजनाएं क्या की जाती हैं, प्रारंभ की जाती हैं के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर। डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना 1952 में, और एक जो थी वो राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में, कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर, के एम मुंशी समिति की सिफारिश के आधार पर ये 2 योजनाएं जो है प्रारंभ की जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु लिखें, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए नवंबर 1957 में, कब, नवंबर 1957 में, नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया, गठन किया, बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया जाता है, गठन किया। और जो है बलवंत राय, ये आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, के नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया, गठन किया। और इस समिति ने, आगे लिखें, इस समिति ने गांवों के विकास के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी। किसकी सिफारिश दी, इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या दी, सिफारिश दी, ठीक है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या दी, सिफारिश दी, विकेंद्रीकरण की क्या दी, सिफारिश, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी। और अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इस समिति के द्वारा क्या दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है सुझाव दिया गया कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। और नेक्स्ट लिखिए कि बी आर मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, किसकी समिति के आधार पर, बलवंत राय मेहता
इसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम क्या बना? राज्य बना। राजस्थान प्रथम क्या बना? राज्य। तो नोट कीजिए, बी आर मेहता समिति की, बी आर बलवंत राय मेहता समिति की बी आर मेहता समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर सिफारिशों के आधार पर जो है पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला, आधार पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना। राजस्थान प्रथम राज्य बना। ठीक है ना? देखिए, बी आर मेहता समिति जिसका जो गठन किया जाता है नवंबर 1957 में किया जाता है, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है सिफारिश की और 1958 में अपने जो है इसने रिपोर्ट सरकार को ये पेश करती है और इसकी रिपोर्ट या सिफारिशों को मान लिया गया और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है पंचायती राज प्रणाली के जो है स्थापना की जाती है और पंचायती राज प्रणाली के स्थापना करने वाला राजस्थान जो है वो प्रथम क्या बनता है? राज्य बनता है। और डियर स्टूडेंट्स, आगे ध्यान रखना, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के जो है बगदरी गांव में, कौन से गांव में? नागौर जिले के बगदरी जो है गांव में, बगदरी गांव में पंडित नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है, उद्घाटन किया गया। इस प्रकार से संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। तो देश में सबसे पहली बार राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से बगदरी जो गांव है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है। इस प्रकार से जो है राजस्थान प्रथम क्या बना? राज्य बना। उसके बाद में नोट कीजिए, पंचायती राज की स्थापना करने वाला, पंचायती राज की स्थापना करने वाला, पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य, पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। कौन सा प्रदेश बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर, कब? 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। सर्वप्रथम कहां पे? सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद में पंचायती राज की स्थापना करने वाला जो दूसरा जो राज्य था वो कौन सा था? कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कब? 11 अक्टूबर 1959 को जो है यहाँ पे स्थापना की गई। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि पंचायती राज के अध्ययन के लिए गठित, पंचायती राज के अध्ययन के लिए, किसके लिए? पंचायती राज के अध्ययन के लिए गठित प्रमुख समितियों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। किसके संदर्भ में बात करेंगे? पंचायती राज। नेक्स्ट जो है चार्ट बना लीजिए, पंचायती राज के अध्ययन के लिए, पंचायती राज के अध्ययन के लिए, पंचायती राज के अध्ययन के लिए गठित प्रमुख समितियां, गठित प्रमुख जो है समितियां, पंचायती राज के अध्ययन के लिए गठित जो है प्रमुख समितियों की बात करेंगे अपन
कि पंचायती राज के लिए गठित प्रमुख जो समितियां थी, कौन कौन सी समितियां थी, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी चाहे बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज के गठन के लिए प्रमुख जो समितियां थी, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो गठित जो समिति थी, सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति। कौन सी समिति थी? बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का जो गठन किया गया था 1957 में, ठीक है ना, कब किया गया था? 1957 में। इसके बाद में जो समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। और इसका जो गठन किया जाता है अशोक मेहता समिति का, वो 1977 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? 1977 में। और अशोक मेहता समिति के बाद में जो है जी.के. राव समिति, 1985 में इसका गठन किया जाता है। कौन सी समिति का? जी.के. राव समिति, जी.के. राव समिति। इसका जो गठन किया गया, कब किया गया? 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में। जी.के. राव समिति का जो गठन किया जाता है वो 1985 में। और इसके बाद में एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका जो गठन किया गया ये 1986 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1986 में। इसका जो गठन है 85 में जी.के. राव समिति, और 1986 में कौन सी समिति का गठन किया जाता है? एल.एम. सिंघवी समिति। और जो नेक्स्ट है वो पी.के. युगल समिति, 1988 में। नेक्स्ट जो है पी.के. युगल समिति, पी.के. युगल समिति। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो गठन किया गया पी.के. युगल समिति का, ये 1988 में। ध्यान रखना, 1988 में, ठीक है ना। तो पंचायती राज के अध्ययन के लिए गठित जो प्रमुख समितियां जो सरकार के द्वारा समय समय पर जो है जिनका गठन किया गया, सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 1957 में किया गया। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत में राजस्थान राज्य में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है। उसके बाद में अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में, जी.के. राव समिति का गठन 1985 में, और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में, पी.के. युगल समिति का गठन किया जाता है 1988 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख जो है सिफारिशें दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी.आर. मेहता समिति, बी.आर. मेहता समिति, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बी.आर. मेहता समिति। और इसका जो पूरा नाम है बी.आर. मेहता का, वो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। तो नोट कीजिए, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत या बी.आर. मेहता समिति के अंतर्गत लिखो, इस समिति का गठन मुख्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना का अध्ययन करने के लिए किया गया। इस समिति का गठन मुख्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना का अध्ययन करने के लिए किया गया। आगे नोट करें, इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। नंबर 1 लिखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना। पहले जो सिफारिश दी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का क्या दिया? सुझाव दिया, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का क्या दिया जाता है? इसके द्वारा सुझाव दिया जाता है। और जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों स्तर पर संगठनात्मक रूप से आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट लिखिए, ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। नेक्स्ट जो सिफारिश दे कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा
चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। ठीक है ना। क्या लिखा कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। नेक्स्ट बात नोट करें, सभी विकास संबंधी व योजना के कार्य, सभी विकास संबंधी और योजना के कार्य इन तीनों संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। यानी जो तीन संस्थाओं की बात की, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। और जिला परिषद का अध्यक्ष, नेक्स्ट लिखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि समिति को जो है ग्रामोद्धार यानी गांव का उद्धार करने वाली, गांव का उद्धार करने वाली ग्रामोद्धार समिति भी जो है इसको कहा जाता है। ग्रामोद्धार समिति भी जो है कहा जाता है। ठीक है ना। किसको कहा जाता है? बलवंत राय जो बीआर मेहता समिति थी उसको ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि गांव के उद्धार और विकास के लिए इस समिति के द्वारा महत्वपूर्ण जो है सुझाव दिए गए, सिफारिश की गई और इनकी सिफारिशों को जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या किया गया, लागू भी किया गया, इसलिए इसको ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें एक समिति की और बात करेंगे, लेकिन मोस्टली रूप में जो समिति थी के संथानम समिति, और इस समिति का गठन जो किया गया था मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए किया गया था। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि के संथानम जो समिति थी उसका जो गठन किया गया था वो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए किया गया था, जिसमें पंचायतों के संबंध में पंचायती राज वित्त निगम के स्थापना का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अशोक मेहता समिति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करते हैं? अशोक मेहता समिति के संदर्भ में। तो नोट करें अशोक मेहता समिति। और इस समिति का जो गठन किया जाता है मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। ध्यान रखना, इस समिति का गठन मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। मोरारजी, ठीक है ना, देसाई की सरकार में किया गया था। किसकी सरकार में किया गया था? मोरारजी देसाई की सरकार में इस समिति का गठन किया जाता है। कब किया गया था? 12 सितंबर 1977 को। 12 सितंबर 1977 को इस समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और आगे लिखिए, इस समिति ने पंचायती राज के विकास के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया कि पंचायती राज के विकास में कहां पर उतार आया है, कहां पे चढ़ाव आया है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव का कि कब कब विकास किया है, कब कब इसका उतार चढ़ाव का दौर रहा है, तो इसका अध्ययन किया। और इस समिति ने पंचायतों के विकास को 3 चरणों में बताया। पंचायतों के विकास को जो है कितने चरणों में बताया? 3 चरणों में। एक तो उत्थान काल, ध्यान रखना, एक तो उत्थान काल कि पंचायतों का उत्थान या उन्नति कब कब हुई, तो 1959 से लेकर के जो है 1967 तक। और उसके बाद में पंचायतों का जो ठहराव काल बताया 1967 से लेकर के 1969 तक। और पतन का काल बताया 1969 से लेकर के 1979 तक। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी ये नोट कीजिए। प्रमुख सिफारिशें लिखिए, 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया। कौन सा? 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का क्या दिया जाता है? सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है ना। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इस समिति के द्वारा क्या दिया गया? सुझाव दिया गया। और जो है इसके अलावा 2 स्तरीय जो प्रणाली थी जिसमें क्या क्या, एक तो मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो जो है मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। एक मंडल पंचायत और एक जो है कौन सी हो गई? जिला परिषद। तो 2 स्तरीय पंचायती राज का जो है सुझाव दिया गया पंचायती राज प्रणाली का। और इस समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को समाप्त करने का क्या दिया? सुझाव दिया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि जो मोरारजी देसाई सरकार में 12 सितंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, उसने पंचायती राज के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की क्या की सिफारिश की और 2 स्तरीय पंचायती राज का क्या दिया सुझाव दिया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव दिया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आगे नोट कीजिए, इस समिति ने विकेंद्रीकरण की प्रमुख इकाई जिला स्तर को माना। किसको माना? जिला स्तर को माना। नेक्स्ट बिंदु नोट करें, इस समिति ने पंचायतों में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने का क्या दिया सुझाव दिया। इसके बाद लिखें, इस समिति ने सुझाव दिया कि विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए। विकास योजनाओं को किसके द्वारा तैयार किया जाए? जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए। वह उन योजनाओं को मंडल पंचायतों के द्वारा लागू किया जाए, इस बात का जो है सुझाव दिया। नेक्स्ट सुझाव कि इस समिति ने पंचायतों में राजनीतिक दलों के भागीदारी का भी सुझाव दिया। ठीक है, राजनीतिक दलों के भागीदारी का सुझाव देने वाली समिति और कौन से थे? अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है, तो लिखो, इस समिति ने पंचायतों में राजनीतिक दलों के भागीदारी का क्या दिया सुझाव दिया। किसकी भागीदारी का सुझाव दिया? राजनीतिक दलों की भागीदारी का क्या दिया गया सुझाव दिया गया कि उनको भी जो है इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो है इसके अलावा और जो इसकी जो सिफारिशें हैं, किसकी सिफारिशें? अशोक मेहता समिति की सिफारिशें, जिसमें इस समिति ने न्याय पंचायत का विकास समिति से अलग करने का सुझाव दिया और राज्य मंत्री परिषद में पंचायती राज हेतु मंत्री की नियुक्ति का भी क्या दिया गया सुझाव दिया गया। और इसके अलावा एक बात आपको लिखनी है कि केंद्र सरकार ने अशोक मेहता, नोट करके लिखें, नोट में लिखें, केंद्र सरकार ने, कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार ने अशोक मेहता समिति के, केंद्र सरकार ने अशोक मेहता समिति के सुझाव को अस्वीकार किया। अशोक मेहता समिति के सुझाव को अस्वीकार किया, परंतु आंध्र प्रदेश, लिखें, परंतु आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व कर्नाटक में इसके सुझाव से पंचायती राज की क्या की गई स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन जेके राव समिति की, जिसके जो स्थापना है, इसका जो गठन किया गया था 1985 में। तो नोट कीजिए इसमें जेके राव समिति। नेक्स्ट जो समिति आती है जेके राव समिति 1985। लिखे, योजना आयोग के द्वारा, डियर स्टूडेंट्स, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग बना दिया गया है। और पहले नीति आयोग का जो नाम था वो क्या था? योजना आयोग था। तो योजना आयोग की जगह अब क्या है? नीति आयोग है। ठीक है ना। तो पहले जो योजना आयोग था कि योजना आयोग, नोट कीजिए, योजना आयोग के द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, ध्यान रखना, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की, गरीबी का निराकरण जो कार्यक्रम था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इस समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। कौन सी समिति का? जीके राव समिति का। कब गठन किया गया? 1985 में इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। उसके बाद में इसकी जो सिफारिशें थी, तो लिखें, इसकी सिफारिशें निम्नलिखित थे। लिखो, इस समिति ने सुझाव दिया कि नियोजन व विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिला परिषद को मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। किसको मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए? जिला परिषद को। ठीक है ना, कि जिला परिषद को मुख्य निकाय बनाए जाने की जो है इसने क्या की? सिफारिश की। कौन सी समिति ने? जीके राव समिति ने। इसके बाद में लिखो, इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में, इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में
ब्लॉक विकास कार्यक्रम के आधार स्तंभ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में ब्लॉक विकास कार्यक्रम आधार स्तंभ होना चाहिए। कौन सा कार्यक्रम? ब्लॉक विकास कार्यक्रम को आधार बनाया जाना चाहिए। इस बात की इसने क्या की? सिफारिश की। उसके बाद में जो है इस समिति ने पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष करने का सुझाव दिया और इस समिति ने राज्य स्तर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के गठन का क्या दिया? सुझाव दिया। नेक्स्ट लिखे, इस समिति ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी, इस समिति ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए जिला विकास आयुक्त के पद का सुझाव दिया। इस प्रकार से 4th स्तरीय यानी 4 स्तरीय जो है सुझाव ये प्रदान करती है। कौन सी समिति? जीके राव समिति। और नेक्स्ट हम देखते हैं एल एम सिंघवी समिति, जिसका गठन किया जाता है 1986 में। तो लिखो, राजीव गांधी सरकार ने, इस समिति में लिखिए राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए, राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एल एम सिंघवी समिति का गठन किया, जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया। ये महत्वपूर्ण है कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिए जाने का क्या दिया? सुझाव दिया, परामर्श दिया। ठीक है ना, कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, संविधान में उनका उल्लेख हो और इस प्रकार से संविधान के द्वारा स्थापित क्या होनी चाहिए? संस्थाएं होनी चाहिए। और जो है इस बात का सुझाव दिया, अर्थात पंचायतों को संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का क्या दिया गया? सुझाव दिया गया। तो लिख लीजिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया, अर्थात पंचायतों को संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया। आगे लिखें, ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने का, ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया, अर्थात इनके पास अधिक वित्तीय स्रोत होने चाहिए। नेक्स्ट सिफारिश लिखें, पंचायतों के नियमित चुनाव कराए जाने का, पंचायतों के नियमित यानी लगातार जो है नियमित चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस समिति ने जो है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस समिति के द्वारा राजनीतिक दलों की सहभागिता को क्या किया गया? स्वीकार नहीं किया गया और राजनीतिक दलों की भागीदारी को इसने क्या किया? अस्वीकार किया। जबकि प्रमुख रूप से जो है राजनीतिक दलों की भागीदारी का जो सुझाव दिया वो किसके द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक दलों के भागीदारी का सुझाव तो किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। और राजनीतिक दलों के जो भागीदारी थी उसको अस्वीकार जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? कौन सी समिति के द्वारा? एल एम सिंघवी समिति के द्वारा क्या किया गया? अस्वीकार किया गया कि राजनीतिक दलों की इसमें सहभागिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में गांवों के न्याय पंचायत के स्थापना का सुझाव दिया, ग्रामों में कि न्याय पंचायत की स्थापना की जाए और पंचायतों को शासन का तीसरा स्तर घोषित करने का सुझाव दिया गया एल एम सिंघवी समिति के द्वारा। नेक्स्ट लिखे, एक नोट लिखे, महत्वपूर्ण है कि पंचायतों की संवैधानिक या पंचायतों को, ऐसे लिखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव का, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के सुझाव का विरोध
सरकारिया समिति ने किया। किसने किया? सहकारिया समिति ने इसका क्या किया? विरोध किया। और नेक्स्ट लिखो, योजना आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने संबंधी युगन समिति का गठन किया। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। कौन सी समिति का गठन किया जाता है? युगन समिति का। कौन सी समिति का? एक और ध्यान रखना, युगन, पीके युगन समिति का, युगन समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। युगन समिति का कब? 1988 में। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। ठीक है ना, पीके युगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाता है, जिसे युगन समिति के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सिफारिशें थी कि एक तो नोट कीजिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की इस समिति ने क्या की? सिफारिश की। इस समिति ने क्या की? सिफारिश की। और जो है नेक्स्ट बिंदु लिखे, इस समिति ने पंचायतों का कार्यकाल, इस समिति ने पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किए जाने का क्या दिया? सुझाव दिया। लेकिन ये कहा कि परंतु विशेष परिस्थिति में इनका कार्यकाल बदला जा सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनका कार्यकाल बदला जा सकता है। और इस बात का सुझाव दिया कि लेकिन कम से कम जो है 3 वर्ष से जो है इनका कार्यकाल कम नहीं होना चाहिए, कि इनका जो कार्यकाल है वो कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? 3 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक नोट लिखिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश एक तो एलएम सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में किया गया था। इसके अलावा कौन सी समिति? इसके अलावा युगन समिति। कौन सी समिति? युगन समिति। ठीक है। और युगन समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा लिखें तो क्या क्या लिखेंगे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश एलएम सिंघवी समिति, युगन समिति, वीएन गॉडगिल समिति ने दिया 1988 में। और एक चीज और लिखे, दाते वाले समिति 1978 में। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में, देखिए इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में योजनाओं के स्वरूप के लिए खंड स्तर को महत्वपूर्ण माना। वहीं हनुमंत राव समिति 1984 में, इस समिति का गठन हुआ था 1984 में, जिला स्तर को योजना के स्वरूप को प्रमुख माना। इसके बाद में अपन बात करते हैं पंचायतों का संवैधानिकीकरण। पंचायतों का, नोट कीजिए, पंचायतों का संवैधानिकीकरण। पंचायतों का संवैधानिकीकरण, ठीक है ना, संवैधानिकीकरण या संवैधानिकरण कि किस तरह से जो है संवैधानिकरण की दिशा में बढ़े और किस प्रकार से संवैधानिकरण हुआ। तो इससे रिलेटेड अपन महत्वपूर्ण बात लिखेंगे, महत्वपूर्ण है तो लिखो, पंचायतों का संवैधानिक या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार ने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार ने, राजीव गांधी
पहला जो प्रयास होता है, देखिए जो है राजीव गांधी सरकार ने, कौन सी सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने, इसका जो पहला प्रयास होता है वो राजीव गांधी सरकार ने जो है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, संविधानीकरण के संदर्भ में बिंदु नोट करते रहे, साथ साथ में आप महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार ने 64वें संविधान संशोधन, राजीव गांधी सरकार ने 64वें संविधान संशोधन विधेयक, 64वें संविधान संशोधन विधेयक, 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1987 के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1987 के द्वारा किया गया। इनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की दिशा में जो पहला प्रयास है वो कब किया जाता है? वो पहला जो प्रयास है वो 64वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से किया जाता है। कब किया जाता है? 1987 में किया गया। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा या राजीव गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का जो पहला जो प्रयास है वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1987 में जो है क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की दिशा में जो है पहला कदम इसको माना जाता है। कौन सा कदम माना जाता है? इसको पहला कदम माना जाता है। एक तो आपको ये नोट करना है। सेकंड बिंदु लिखिए, नेक्स्ट जो बिंदु है ये पहला प्रयास था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 1989 में हमारी जो लोकसभा है उसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, और भंग होने के साथ में ये विधेयक भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा लोकसभा है, लोकसभा देश की जनता का, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पे चुने जाते हैं। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में क्या मिलता है? बहुमत मिलता है, उस दल की क्या बनती है? सरकार बनती है, और उस दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री के कार्य में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनती है। सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य स्तर पे जो है सर्वोच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद में राज्य मंत्री, और फिर उसके बाद में कौन से मंत्री होते हैं? उप मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पहला जो प्रयास है ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1987 के द्वारा किया गया। लेकिन 1989 में हमारी लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है, और इसके साथ ही विधेयक क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख लीजिए आप। लेकिन 1989 में, लेकिन 1989 में 89, लेकिन 1989 में लोकसभा के विघटन के कारण, 1989 में लोकसभा के विघटन, लोकसभा के विघटन के कारण, विघटन के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। विघटन के कारण से जो है यह विधेयक भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा विधेयक? जो 64वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में था, और 1987 में इसको जो है लाया गया। लेकिन 1989 में लोकसभा के विघटन के कारण से जो है ये विधेयक क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के रूप में? 64वें संविधान संशोधन के विधेयक के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स जो है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध कराने का जो है मेरा लगातार जो है मैं प्रयासरत हूं। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट रोज जो है YouTube पे अपलोड कराने का जो है मेरा जो है प्रयास रहता है अपलोड करने का। तो प्रिय विद्यार्थियों,
और क्लास को बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करने का, समझाने का जो है मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो आप लाइक करें, जो है इस बात की मैं आपसे जो है उम्मीद करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, नेक्स्ट बिंदु लिखें, महत्वपूर्ण है। पंचायतों को संवैधानिक, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पीवी नरसिम्हा राव, दर्जा पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव सरकार, कौन सी सरकार? पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन, 73वें, नोट कीजिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 का था, और 73वां सीएए विधेयक के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके संदर्भ में हमने बातें की और महत्वपूर्ण बातों को आपने नोट किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।